अगर आप यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो टॉपिक है यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन टॉपिक से आपसे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अब से जो आप देखेंगे हमारे YouTube चैनल कैरियर पथ आईएएस पर, इसमें आप लोगों को प्रीलिम्स से संबंधित, चाहे वो आरओ हो चाहे यूपीपीसीएस हो, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं, जिनसे प्रश्न आ चुके हैं या आने वाले समय में आने की संभावना है, ये सभी टॉपिक्स आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को हम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे या आज हम जानेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में। ठीक है। दक्कन ट्रैप का नाम दक्कन ट्रैप, ठीक है। दक्कन ट्रैप का नाम आप सभी लोगों ने अपनी परीक्षा के दौरान, तैयारी करने के दौरान सुना होगा, समझा होगा, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो आईएएस से लेकर यूपीपीसीएस और आरओ तक के इससे क्या पूछे गए हैं, लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दक्कन ट्रैप है क्या। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये एक भारतीय भूगर्भिक संरचना है जो आपको प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी भागों में देखने को मिल जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत जिसको आप कहते हैं, जो कि आपका एक प्राचीन भूखंड है जो कि आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। इन्हीं आर्कियन चट्टानों की सतह पर आपको बेसाल्टिक संरचनाएं मिल जाएगी। उन्हीं को आप किसके नाम से जानते हैं, तो दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बात क्लियर। दूसरी बात ये कि ये जो दक्कन ट्रैप है, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो कभी आपसे इसका निर्माण पूछा जाए तो इसका जो निर्माण है ये हुआ आपका शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी क्रिया से। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण हुआ शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी क्रिया से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कब हुआ, निर्माण कैसे हुआ, ये तो हमने देख लिया। अब ये जो निर्माण है ये कब हुआ, तो मेसोजोइक, इसको भी याद रख लीजिएगा, मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में। ठीक है, तो दो चीजें आपके सामने निकल कर आई, ये दोनों ही चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जा चुकी है पहले से ही। ठीक है, तो पहली क्या कि निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण हुआ शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया से। दूसरी चीज क्या, कब हुआ, तो कब भी आपको इसका याद रखना है, तो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, किस क्षेत्र में ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, तो ये आपका हुआ था, यानी में ये आपका हुआ था विदर्भ क्षेत्र में, जिसको आज आप, जो विदर्भ क्षेत्र है जिसको आज आप सूखा क्षेत्र के तौर पर जानते हैं, उसी विदर्भ क्षेत्र में क्या हुआ था, इस ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब ये जो शांत दरारी प्रकार की आपकी ज्वालामुखी क्रिया हुई, इससे हुआ क्या, इससे जो पृथ्वी के अंतरतल का आपका मैग्मा है वो कहां पर आ गया, धरातल पर आ गया। क्योंकि जब कभी शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उससे ऐसा मैग्मा धरातल पर आता है जिसमें क्या होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है, और सिलिका की मात्रा कम होने के कारण ये एक बड़े भूभाग में, इसमें चिपचिपापन कम होता है, अतः ये एक बड़े भूभाग में क्या हो जाता है, फैल जाता है। चूंकि अब ये बड़े भूभाग में फैल गया तो इसने भारत के, यानी दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को कवर किया, जिसमें आप गुजरात देखेंगे, जिसमें आप मध्य प्रदेश देखेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर आप महाराष्ट्र को ही देखेंगे। तो ये कुछ क्षेत्र है जहां पर ये क्या हो गया था, फैल गया था। तो इससे क्या हुआ, ये जो शांत दरारी प्रकार का बेसाल्टिक जो लावा है ऊपर आया, इस बेसाल्टिक लावे से किसका निर्माण हो गया, बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हो गया। बेसाल्टिक चट्टानों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये जो मैग्मा है ये धरातल पर आया, इससे सारी गैसें मुक्त हो गई, ये लावा बन गया, और ये लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ, जिससे किसका निर्माण हुआ, तो बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, अच्छा, ये जो बेसाल्टिक चट्टान
दें या हम ये कहें कि ये जो ज्वालामुखी क्रिया हुई इससे बेसाल्ट का जमाव कितने क्षेत्र में फैला, तो आपको ये भी अगर कभी पूछे तो याद रखिएगा लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या है आपका बेसाल्ट का जमाव है, या ये जो पूरा बेसाल्टिक लावा है इसका विस्तार लगभग आपके प्रायद्वीपीय भूखंड के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या है विस्तृत है। दूसरी चीज ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बेसाल्टिक लावा है इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई कितनी प्राप्त होती है, तो आप इसकी मोटाई देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्राप्त होगी। तो एक औसत अनुमान या एक मैं आपको अलग अलग डाटा के हिसाब से बताऊं तो ये लगभग 600 से 1500 मीटर तक की इसकी क्या मिलती है मोटाई मिलती है। और कहीं कहीं तो इसकी मोटाई कितनी मिली है, कहीं कहीं तो इसकी मोटाई लगभग 3000 मीटर तक भी प्राप्त होती है। तो आप अगर इसका एक औसतन देखेंगे तो लगभग 800-900 मीटर की इसकी क्या मिल जाएगी, आपको एक औसतन ऊंचाई मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इसके विस्तार या विस्तृत क्षेत्र के आधार पर आप देखोगे तो कहीं कहीं पर ये 600 से लेकर 1500 तक और कहीं कहीं पर तो ये 3000 मीटर तक की इसकी क्या मिल जाती है मोटाई आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। यहाँ जितने भी डाटा मैं आपको दे रही हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ मेंस में छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आता है जैसे अदर स्टेट में कम शब्दों में पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब ये देखना है कि आखिर ये कौन कौन से क्षेत्र में या किन किन भागों में विस्तृत है, ये भी आपसे क्या पूछ लिया जाता है, गाय बगाए आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक अगर आपसे कभी पूछे तो सर्वाधिक जो इसका विस्तार है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो सर्वाधिक विस्तार है महाराष्ट्र में। फिर है आपका गुजरात के काठियावाड़ में, गुजरात के कहां पर, तो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में, ठीक है। मध्य प्रदेश के मालवा में, मध्य प्रदेश के मालवा में, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा बंगलुरु मैसूर के पठार में, बंगलुरु मैसूर के पठार में, मैसूर पठार में, तमिलनाडु के आप देखेंगे कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और मदुरै, कोयम्बटूर मदुरै पठार में, मदुरै पठार में, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है झारखंड में आपका, इस छोटा नागपुर के जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में भी इसका क्या पाया जाता है, तो विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कुछ क्षेत्र हो जाएंगे और ये क्षेत्र भी अधिकांश तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। अब इस पूरे टॉपिक की एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपसे बार बार पूछी जाती है कि क्या हुआ, पहली बात तो याद रखेंगे 7 दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया हुई, इससे बेसाल्ट जो है अंतरतम का वो धरातल पर आ गया, इसमें सिलिका की मात्रा कम थी इसलिए ये दूर दूर तक फैल गया। धीरे धीरे ठंडा हुआ ये लावा, इसका क्या बन गया, चट्टानें बन गई जिनको हम बेसाल्टिक चट्टानों के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपकी बेसाल्टिक चट्टानें हैं ना, इनका जब धीरे धीरे क्षरण होगा लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के उपरांत, जब इन बेसाल्टिक चट्टानों का क्या होता है, क्षरण होता है, तो इनसे किसका विकास होता है, काली मृदा का विकास होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बेसाल्टिक चट्टानों का क्षरण होता है तो इससे किसका विकास हो जाता है, काली मृदा का विकास होता है। और ये जो काली मृदा है आपको इन सभी क्षेत्रों में क्या मिलेगी, विस्तृत मिलेगी। मालवा के पठार में आप देखेंगे आपको काली मिट्टी मिलेगी, महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में आपको काली मिट्टी मिलेगी, ठीक है। गुजरात के काठियावाड़ में आपको काली मिट्टी मिलेगी। और काली मृदा की अगर विशेषता की बात की जाए तो इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है और इसी कारण इसको जलधारक मृदा भी कहा जाता है। इसके अलावा चूंकि कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की चूंकि ये मिट्टी है इसलिए इसको विदेशों में या अन्य देशों में इसको चारनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जब ये सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, अतः इस कारण इसको दरारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इसको करेल
कपास की मिट्टी या करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब ये सूखती है तो इसमें दरारें पड़ती है, और जब इसमें पानी डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाती है, पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है, यानी इसकी दरारें बंद हो जाती है। अतः इसको स्वतः जुताई करने वाली मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो काली मृदा भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आप देखोगे तिलहन, दलहन, गेहूं, चावल, इन सब की कृषि आराम से, आसानी से और बेहतर ढंग से की जा सकती है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए आज तक देखेंगे, मतलब आज के लिए देखा जाए तो आपके लिए इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। किसी और जानकारी के साथ हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।